हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। ये आपकी साइंस की नेक्स्ट क्लास है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं इसको बांट के पढ़ा रहा हूँ, मतलब थोड़ा बाइफरगेट करके थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि एक साथ सारा पढ़ाने से होच पोच हो जाता है, बच्चों की समझ में कम ही आता है। तो इसलिए मेरा ये टारगेट है कि मैं एक थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँ इसको। जैसे मैंने पहले जो आपका एमाइलेज पढ़ाया था, उसके बाद इनके मुंह में पाचन कैसे होता है। उसके बाद आज मैं आपका गैस्ट्रिक एसिड के बारे में बताऊंगा, जठर रस कहते हैं जिसको, अमाशय के बारे में। और थोड़ा सा आज हम अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे, अमाशय और अग्नाशय। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में आपको छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर उसके बाद में रेक्टम पार्ट वाला सिस्टम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। तो इसमें पहले हमने आपका ये वाला पढ़ा था, आज स्टमक पढ़ेंगे। स्टमक तो हमने पढ़ा था आपका मुंह में पाचन, यानी कि मुंह में पाचन कैसे होता है उसके बारे में। उसके बाद हम देखिए, हमने पहले पढ़ा था मुंह में पाचन। हमने पहले जिसके बारे में पढ़ा था वो पढ़ा था कि पाचन मुंह में कैसे होता है। समझिए इस बात को। तो पहले हमने ये पढ़ा मुंह में पाचन, तो यहाँ से खाना कहाँ से आएगा, ये मुंह से आता है और ऐसे जाके ये पीछे से इसके और यहाँ से ऐसे इसमें आ जाता है। ये है आपका क्या है, स्टमक है, इसे स्टमक कहते हैं। तो हम स्टमक के बारे में ही पढ़ेंगे। स्टमक क्या होता है। स्टमक का सामान्य सा मतलब होता है पेट। और पेट का जब हम इसमें आपका मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं या बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो स्टमक का मतलब आपके किससे होता है, आपका जो अमाशय होता है उससे संबंधित है। ठीक है, तो अमाशय का मतलब है कि आपका खाना इसमें आके यहाँ रुकता है। ये वाला पार्ट है, ये आपका अमाशय का पार्ट है और खाना आपका यहाँ आके इकट्ठा होता है आपका इस जगह पे। तो इस जगह में खाना इकट्ठा होता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही हाई कंसनट्रेटेड एसिड होता है, बहुत ही वेरी हाई कंसनट्रेटेड एसिड। इसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो HCl कहते हैं जिसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए इसकी pH वैल्यू बहुत कम होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक। और इसका एसिडिक होने का कारण क्या है कि आप जो मुंह से खाना लेते हैं, आपका जो एसोफेगस से होकर कहाँ जाता है, आपका अमाशय में। तो उस अमाशय में जो एसिड होता है वो आपके खाने को एसिडिक बना देता है, क्योंकि जो उसमें उपस्थित जर्म और बैक्टीरिया है वो उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दे। और इसका pH वैल्यू बहुत ही हैवी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। यानी कि समझिए कि 1.2 से 1.5 लिखा हुआ है, तो ये इससे भी कम हो सकता है, यानी कि 0.9 तक जा सकता है। ये कहाँ तक जा सकता है, 0.9 तक। तो 0.9 से कितना हो सकता है, लगभग 2 तक। 2 से ऊपर नहीं होता, यानी कि इसकी जो pH वैल्यू है, इसकी एसिडिक वैल्यू जो होती है वो लगभग 1 के आसपास ही रहती है। तो हाई एसिडिक होने की वजह से ये खाने को पचाने का काम करता है। इसमें कुछ एंजाइम भी निकलते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो खाने को पचाएंगे। लेकिन इसमें ज़्यादा एंजाइम नहीं निकलते, एक ही एंजाइम निकलता है जो इसी के रूप में होता है, गैस्ट्रिक जूस के रूप में ही। ठीक है, ये इतना एसिडिक होता है कि देखिए कितना ज़्यादा एसिडिक है। इसमें अगर लोहे की कील भी डाल दी जाए तो ये उसको भी गला देगा, इतना हैवी एसिडिक होता है। तो देखिए आपके लिए एक होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क देता हूँ कि ये जब इतना एसिडिक है तो फिर इसकी दीवारों को क्यों नहीं गलाता। अगर ये HCl इतना ज़्यादा एसिडिक होता है तो फिर ये आपके अमाशय की दीवारों को क्यों नहीं गला के बाहर निकल जाता। तो ये आपके लिए होमवर्क है, नीचे कमेंट में करके बताएंगे आप कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सर्च करिए गूगल पे, कहीं भी जाइए, यूट्यूब पे सर्च करिए, मिल जाएगा आपको। नहीं तो फिर हम अगली क्लास में आपको बता ही देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, खाने को पचाने का काम करता है। देखिए यही मैंने आपको लिखा है कि सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, माउथ कैविटी से होकर जाता है। तो इसके कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो मुंह में जो पाचन होता है वो किसका होता है, स्टार्च का या कार्ब का, थोड़ा बहुत जो पाचन होता है। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, छोटे छोटे सरल अणु में टूट जाता है। प्रोटीन और फैट का कोई पाचन नहीं होता, अर्थात मुंह में
प्रोटीन फैट का कोई पाचन नहीं होता। इसके बाद भोजन ग्रास नली से होते हुए एसोफेगस से होते हुए स्टमक में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? स्टमक में चला जाता है, जहाँ पर जठर रस या गैस्ट्रिक जूस भी कह सकते हैं आप इसे। क्या कह सकते हैं? गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। तो जठर रस इसमें क्या करता है आपका? जठर रस में हेल्प करता है किसकी? आपको खाने को एसिडिक बनाने की, उसको पचाने की। तो इसमें उपस्थित होता है, तो ये खाने को पचाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या मिलता है, गैस्ट्रिक एसिड में क्या क्या मिलता है आगे जाके। देखो स्टमक एंजाइम पढ़ेंगे कि स्टमक में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और इनका क्या वर्क है, कैसे काम करते हैं। देखिए स्टमक एंजाइम, इसमें आपका पहला निकलता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? स्टमक में निकलता है, और इसका काम है प्रोटीन का पाचन। इसका काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ कैसे होता है? प्रोटीन का पाचन होता है कि प्रोटीन को छोटे छोटे, यानी कि जो प्रोटीनिक सब्सटेंस होते हैं उनको छोटे छोटे कायम में तोड़ देना, यानी कि छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना। तो प्रोटीन को किस में बदलेगा? एमिनो एसिड में। तो यहाँ नहीं बदलता, लेकिन फिर भी उसको तोड़ देता है। जो प्रोटीन होता है उसको छोटे छोटे अंगों में तोड़ देता है आपके उसको। तो लेकिन पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। रेनिन, एक रेनिन एंजाइम होता है। ये रेनिन एंजाइम अप टू कितने चाइल्ड के लिए होता है? 8 वर्ष तक निकलता है लगभग। ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि फिक्स तो यूनिवर्स में कुछ है ही नहीं। इसलिए संभावनाएं होती हैं, बस एक एवरेज लगाया जाता है कि जो रेनिन एंजाइम है ये 8 वर्ष तक निकलता है, बच्चों में पाया जाता है। इसे मिल्क प्रोटीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये मिल्क प्रोटीन को पचाने का काम करता है, मिल्क प्रोटीन। क्योंकि मिल्क में क्या पाया जाता है? केसिन पाया जाता है मिल्क में। और ये केसिन प्रोटीन जो होता है बहुत धीमा पाचन होता है इसका। प्रोटीन केसिन का, ये जो आपका केसिन प्रोटीन होता है क्या करता है कि प्रोटीन के पाचन को धीमा कर देता है। तो प्रोटीन के पाचन को धीमा करने से क्या होता है? ज़्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है। आप देखिए जो डॉक्टर आपको, अगर आपको वेट बढ़ाना हो तो प्रोटीन को पानी से लीजिए, सॉरी प्रोटीन को दूध से लीजिए। क्यों? क्योंकि दूध में केसिन होता है। दूध में क्या होता है? केसिन। तो बॉडी में प्रोटीन को पचाने की मात्रा को केसिन क्या करता है? धीमा कर देता है। तो जो दूध में ही उपस्थित प्रोटीन है, आप खाने से जो प्रोटीन लेते हैं उसको आप क्या करते हैं? वो धीरे धीरे पचता है, तो आपकी बॉडी में वेट बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर पानी से ले लेंगे आप प्रोटीन तो वो आपकी बॉडी में तेज़ी से एब्जॉर्ब होगा, और बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता। वो क्या, जितनी मसल रिकवरी के लिए ज़रूरत होती है उतना हो जाता है, फिर बाहर निकल जाता है, तो उसमें वेट नहीं बढ़ता। ठीक है, तो केसिन प्रोटीन यानी तो ये बच्चों में मिलता है अधिकतर, सॉरी बच्चों में क्या मिलता है? रेनिन मिलता है। तो ये किसका काम करता है? केसिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ठीक है, देखो बच्चे को कितना दूध पिला लो आप, बच्चे को कितना भी दूध पिला लो उसका पेट में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन एक उम्र के बाद देख लेना आप कि लगभग 20-25 वर्ष के बाद क्या होता है, जब आप ज़्यादा मिल्क एब्जॉर्ब करते हैं, दूध पीते हैं, तो किसी किसी को अगर एम्प्टी स्टमक में दूध पियेंगे आप, खाली पेट दूध पियेंगे, तो उसमें क्या होता है? उसमें पेट में दर्द होता है, गैस बनती है। किसके कारण? क्योंकि वहाँ पे केसिन नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉरी वहाँ पे क्या नहीं है? रेनिन नहीं है। तो अगर वहाँ रेनिन होगा तो केसिन को पचा ले जाएगा। तो आपका स्टमक अगर केसिन रेसिस्टेंस है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं है तो फिर दूध से समस्या होती है। इसलिए दूध पिए कुछ लोगों को लूज मोशन हो जाता है। तो इसका क्या कर सकते हैं आप? इसमें आप क्या करें, तो दही को मिला के इसमें मिक्स करके पी सकते हैं, क्योंकि वो फिर पैराकेसिन में टूट जाता है, और पैराकेसिन क्या आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है आसानी से, उसमें कोई समस्या नहीं होती। अब देखिए ये गैस्ट्रिक लाइपेज, यानी कि फैट को फैटी एसिड में तोड़ेगा। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है? वही जो आपका HCl है वो फैट को किस में तोड़ देता है? फैटी एसिड में। तो 3 चीज़ें हैं। पेप्सिन, पेप्सिन कहाँ पाया जाता? पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। रेनिन का क्या काम है? यानी कि आपके केसिन प्रोटीन को पचाना, दूध में जो होता है बच्चों में पाया जाता है। गैस्ट्रिक लाइपेज का क्या काम है? फैट को फैटी एसिड में तोड़ देता है। ये गैस्ट्रिक लाइपेज का काम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके स्टमक में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? बिल्कुल ध्यान रखना, यही एग्जाम में पूछा जाता है, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, तो ये हो गए आपके। अब इसके बाद चलिए आगे।
इसके बाद देखेंगे पैनक्रियाज में आते हैं, पैनक्रियाज का क्या काम है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, पैनक्रियाज में बात करते हैं, आ जाइए। पैनक्रियाज अग्नाशय, ये क्या है? अग्नाशय, पैनक्रियाज अग्नाशय। देखिए, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि, देखो ग्रंथि दो प्रकार की होती है। जो ग्लैंड है आपकी, जो ग्लैंड होती हैं वे दो प्रकार की होती हैं, बहिस्रावी, बहिस्रावी और दूसरी होती है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी, बहिस्रावी का मतलब जो बाहर से यानी कि अलग से बहती है, तो ये नली के माध्यम से बहती है। इन्हें कहते हैं, बहिस्रावी को कहते हैं एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, और इन्हें कहते हैं एंडोक्राइन, और इन्हें कहते हैं एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या अंतर है? ये नली के द्वारा चलता है इनमें, तो इनमें अधिकतर एंजाइम चलता है, लेकिन अंतःस्रावी ये ब्लड में मिलके चलती है, इनमें अधिकतर हार्मोन चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसको देख लीजिए। हाँ, अब इसको आगे देखिए। तो ये दूसरी सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है। इसमें एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। कैसी विशेषता है ये मिक्स ग्लैंड है। कैसी है ये? मिक्स ग्लैंड, अर्थात इसमें इससे जो निकलने वाले एंजाइम भी निकलते हैं इससे और हार्मोन भी निकलते हैं। तो जो हार्मोन है वे ब्लड को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और एंजाइम पाचन तंत्र के लिए काम करते हैं। तो इसमें दोनों ही विशेषताएं पाई जाती हैं, और ये एकमात्र ऐसी, ये क्या है? ये एकमात्र ऐसी ग्लैंड है बॉडी में जो मिक्स ग्लैंड के रूप में काम करती है। देखिए, ये एक ऑर्गन भी है और ये ग्लैंड भी है। ऑर्गन का मतलब है ये एक अंग भी है और ये एक ग्लैंड के रूप में भी काम करता है। ठीक है, और ग्लैंड भी कैसी? मिक्स ग्लैंड। इसको बहुत काम दिया है प्रकृति ने, देखो इसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। अग्नाशय शरीर की एकमात्र मिक्स ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है, जो ब्लड को भी नियंत्रित करती है और आपके पाचन तंत्र को भी नियंत्रित करती है। अर्थात जो आपका अग्नाशय है वो किसको? आपके पाचन तंत्र को भी, और आपके किसको? आपके शरीर के जो ब्लड है उसको भी नियंत्रित करता है। तो देखिए, इसका अग्नाशय की जो पिक्चर है, पिक्चर मैंने इसमें नहीं डाली, मैं इसको आपको यहाँ दिखा देता हूँ अग्नाशय की। देखिए, ये है आपका अग्नाशय, ये क्या है आपका? अग्नाशय। ये आपका अग्नाशय है, ये रहा, ये है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, ये क्या है? ये आपका पैनक्रियाज है। देखिए, ये है आपका लीवर, ये क्या है? लीवर, और ये क्या है आपका? स्टमक, और ये है आपकी गाल ब्लैडर। क्या है ये? गाल ब्लैडर, पित्त की थैली कहते हैं। और यहाँ से देखो, ये गाल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है सारा पित्त, जो आपका ब्लड, देखो पित्त कैसे बनता है, जब लीवर पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार बता देता हूँ, जो आपका ब्लड है उसमें आरबीसी पाई जाती है। तो आरबीसी की एक उम्र होती है, उसके बाद वो मर जाती है। तो जब वो मर जाती है तो कहाँ जाएगी? ब्लड लीवर के पास जाएगी। तो लीवर उसे अपने पास रख लेता है, तो वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो वो जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है वो ही आपके गैस्ट्रिक जूस होते हैं। वही क्या होते हैं? यहाँ पे जो आते हैं गैस्ट्रिक जूस, तो वही इतने हैवी कंसनट्रेटेड होते हैं। तो वो यहाँ से, यानी कि इसके यहाँ से ऐसे निकल के और कहाँ चला जाता है? इसमें जाता है। ठीक है, तो जब कभी इसमें समस्या आती है इसको निकाल देते हैं, तो फिर ये डायरेक्ट जाता रहता है। तो अभी हम पैनक्रियाज पढ़ रहे हैं, तो पैनक्रियाज के बारे में देखो, ये है आपका पैनक्रियाज, ये वाला जितना मैंने रेड रेड कर रखा है। फिर इसके नीचे फिर ये डियोडिनम से जुड़ता है, और फिर ये यहाँ पे छोटी आंत आ जाती है, और फिर ये जो आपकी ये है आपकी बड़ी आंतें। ये सब आपको पता है, लेकिन पैनक्रियाज दिखा रहा हूँ, ये पैनक्रियाज का पार्ट है। इसी से यही आपकी क्या है? ये आपकी मिक्स ग्लैंड है। ये आपकी कैसी ग्लैंड है? मिक्स ग्लैंड। ये एंडोक्राइन भी, यानी कि एंडोक्राइन का मतलब है ये हार्मोन भी निकालती है, एक्सोक्राइन का मतलब है ये एंजाइम भी निकालती है। तो एंजाइम कौन से निकालती है और हार्मोन कौन से निकालती है, उन्हें ही को विस्तार में पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपके। आगे चलते हैं। देखिए, आपके जो अग्नाशय है, जो आपका पैनक्रियाज है,
उसमें क्या क्या पाया जाता है आपका जो पैनक्रियाज में, जो आपका पैनक्रियाज है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए, एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है, कार्ब का ग्लूकोज में तोड़ देता है। कार्ब को किस में तोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। यानी कि ये ग्लूकोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, ग्लूकोज के रूप में कार्ब का पाचन करता है। ट्रिप्सिन दूसरा, एक ये है, दूसरा ये है ट्रिप्सिन। ये बहुत ही खास है, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो ये ट्रिप्सिन है, देखो मैं पीछे हो जाता हूँ, ये ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। प्रोटीन को किस में तोड़ता है, एमिनो एसिड में। प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। देखो, जो आपका कार्ब है वो ग्लूकोज में टूटेगा, जो आपका प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में टूटेगा, और जो फैट है वो फैटी एसिड में टूटेगा। इसमें तो कंफ्यूज ही नहीं होना है, ठीक है। और जो आपका लाइपेज है ये फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है। ये किसको, फैट को फैटी एसिड में तोड़ देता है। तो फैट को फैटी एसिड में तोड़ना, तो ये फैटी एसिड में क्या बनाता है, ये बनाता है ग्लिसरीन। ये क्या बनाता है, ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन बनाता है, ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं आप इसको, ग्लिसरॉल बनाता है, ठीक है। जो आपका मैंने आपको जब स्टार्टिंग में आपको सेल पढ़ाया था, तो उसके बारे में जब मैं डीएनए और आरएनए पढ़ा रहा था, उस समय जब मैंने आपको थोड़ा, हाँ उसके बाद फिर मैंने आपको फैट पढ़ाया था। तो फैट में मैंने बताया था कि फैट में दो प्रकार के टाइप होते हैं। यानी कि जो आपका एक होता है लो डेंसिटी लिपिड और एक होता है हाई डेंसिटी लिपिड। तो ये ग्लिसरॉल के रूप में ही होते हैं। और एक होता है ऑयल, जो होता है आपका, वो किस में टूटता है, वो ग्लिसरॉल में टूटता है। एक तरीके से वो ब्लड में जमता नहीं है, बल्कि ब्लड को गाढ़ा करके उसमें बहता रहता है, ठीक। तो अमाशय के बाद भोजन छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, जिसे काइम कहा जाता है। अमाशय के बाद भोजन छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, जिसे क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। देखिए ये नाम याद रखना। यानी कि आपके जैसे ही एसोफेगस से होते हुए खाना नीचे आएगा अमाशय में, और अमाशय से नीचे निकल के जाएगा पाइलोरिक वाल्व से, कहाँ, छोटी आंत में, तो उसे क्या कहेंगे, काइम कहा जाता है। ये मैंने बता दिया आपको। तो पाइलोरिक वाल्व के माध्यम से जैसे ही नीचे आता है, तो पैनक्रियास से क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, एमाइलेज निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है, और लाइपेज निकलता है। और ये एंजाइम ब्लड में घुल के काइम का पाचन करने लगते हैं। किस में घुल के, आपकी आंत में मिलके किसका पाचन करने लगते हैं, काइम का। और इन तीनों को पैनक्रियाज जूस कहते हैं। इन तीनों को क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस भी कह सकते हैं आप इन्हें। इन तीनों को पैनक्रियाटिक जूस कहा जाता है। किन किन को, इन तीनों को, इन तीनों को पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, देखो समझना ये है आपको, ये वाला चार्ट है, मैं इसको समझाना चाहता हूँ आपको अच्छे से, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखो, ये आपका पैनक्रियाज है, ये आपका क्या है, पैनक्रियाज। इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखो, पैनक्रियाज मैंने बताया आपको, पैनक्रियाज क्या है, मिक्स ग्लैंड है। पैनक्रियाज क्या है, मिक्स ग्लैंड है। तो मिक्स ग्लैंड होने की वजह से ये, इसके दो रूप हैं, यानी कि दो विशेषताएं हैं, एंडोक्राइन और दूसरी क्या है, एक्सोक्राइन। यानी कि इसका जो एक्सोक्राइन, यानी कि इससे जो डक्ट निकलती हैं उनसे एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। उनसे क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। और जब ये ब्लड में घुल के चलता है, इससे कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो डायरेक्ट ब्लड में घुलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वे हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, एंजाइम मैंने आपको बता दिए, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों क्या हैं, आपके जो पैनक्रियाटिक जूस हैं। ये क्या है, आपके पैनक्रियाटिक जूस। अब देखिए, आपका जो ये इस प्रकार का, जैसे ये मान लिया आपका पैनक्रियाज है, ये क्या है आपका पैनक्रियाज, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें सेल होती है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल। देखो इस तरीके से तो नहीं होती, लेकिन इसको मैं अगर इसको ऐसे तोड़ूं, इसको मैं ऐसे, तो इसमें सेल होती हैं ये अलग अलग,
इसके अलग अलग पार्ट में। तो वे सेल कैसी हैं, अल्फा सेल है, बीटा सेल है, गामा सेल है, ठीक है, और कौन सी है, डेल्टा सेल है, और कौन सी है, डेल्टा सेल है, और कौन सी है, एप्सिलॉन है, और कौन सी है, एप्सिलॉन, और ठीक है। तो इस प्रकार में इसे सेलों में बटा हुआ होता है। इसका ये पार्ट जो सेलों में बटा हुआ है उसे कहते हैं क्या कहते हैं इसे, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं इन्हें। तो देखिए ये वाला पार्ट तो आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको विस्तार से इसे बताऊंगा। मैं आपको किसे बताने वाला हूँ विस्तार से, इसके बारे में। तो ये जो आपका डेल्टा सेल है, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम का, पैनक्रियाज का एंडोक्राइन सिस्टम में जो आपका डेल्टा सेल है उससे निकलता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। क्या निकलता है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। ये क्या है, ये ब्लड रेगुलेटर है। ये क्या है, ये ब्लड रेगुलेटर है। ये ब्लड रेगुलेटर का काम करता है। इंसुलिन को मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा अगली स्लाइड में, इसको अभी रोक देता हूँ, ठीक है। अब ये इसकी अल्फा सेल पे आ जाते हैं। इसकी अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन। अब ये ग्लूकागोन क्या है, देखिए आपने लीवर का नाम सुना होगा, लीवर का नाम। इस लीवर में, आपके इस लीवर में देखो क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं कार्ब के रूप में, चाहे प्रोटीन के रूप में, चाहे किसी भी रूप में खाओ, फैट के रूप में खाओ, तो जो आपका एक्स्ट्रा भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जमा हो जाता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये ग्लाइकोजन क्या है, एक प्रकार का फैट है, लेकिन ये किस में बदल सकता है, ये बदल सकता है डायरेक्ट ग्लूकोज में। अब देखिए इसे ग्लूकोज में कौन बदलता है, इसे ग्लूकोज में ग्लूकागोन ही बदलता है। यानी कि जब आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा भोजन की जरूरत पड़े या आप खाना नहीं खाते हैं, तो आपकी बॉडी में जो उपस्थित, यानी कि पेट में उपस्थित जो आपका कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, वो जब ग्लूकोज में टूटेगा तो उसे ग्लूकोज को तोड़ने का काम कौन करता है, ग्लूकागोन। अर्थात आपके लीवर में उपस्थित ग्लाइकोजन को किस में तोड़ता है, ग्लूकोज में तोड़ता है। यही काम ग्लूकागोन का है। और ये कहाँ से निकलता है, ये आपकी एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि पैनक्रियाज के एंडोक्राइन भाग से अल्फा सेल से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अल्फा सेल से निकलता है। अब देखिए ये है आपका गामा सेल। इससे क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन निकलता है। इसे पीपी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पीपी, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इसका काम भी क्या है, ब्लड रेगुलेशन का ही काम है। इसका भी ब्लड रेगुलेशन का ही काम है इसका भी। अब देखिए ब्लड रेगुलेशन क्या है, इनका मतलब क्या है ब्लड रेगुलेशन का। इनका सीधा सा मतलब ये है कि आपका जो पैनक्रियाज है उससे जो गैस्ट्रिक एसिड निकलता है उसे रोकने में मदद करते हैं ये दोनों, ठीक है। एक्स्ट्रा जो हार्मोन निकलते हैं उसे रेगुलेट करता है। ऐसा नहीं है कि एक से एक्सिस निकल जाए, तो उसे रेगुलेट करता है। यही इन दोनों का काम है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हमें नीट की तैयारी नहीं करनी, हमें सिंपल किसकी तैयारी करनी है, जो एग्जामों में पूछा जाता है। तो एग्जामों में बीटा सेल से ज़्यादा पूछा जाता है, उसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए इसका एक पार्ट और होता है, इसे कहते हैं एप्सिलॉन सेल। एप्सिलॉन सेल से क्या निकलता है, ग्रेलिन निकलता है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा मैं आपको। ये जो एप्सिनोल सेल है इससे ग्रेनिल निकलता है। ये ग्रेनिल क्या करता है, ग्रेलिन, ग्रेनिल भी कह सकते हैं आप इसे, ग्रेनिल, ग्रेनिल। देखिए क्या करता है, सिग्नल योर ब्रेन टू ईट। आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि खाना खाइए। कैसे, देखो जब आपको भूख लगती है, जैसे आपने खाना 6-7 घंटे हुए, खाना पच गया, तो आपको अचानक से याद आएगा कि मुझे भूख लग रही है। तो ये कैसे पता चला, ये काम किसका है, ये काम ग्रेलिन का है। ये ग्रेलिन आपके बॉडी से जब एनर्जी की कमी हो जाती है, शैल से एनर्जी की कमी हो जाती है, तो ग्रेलिन क्या करता है, आपके मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है कि इस व्यक्ति से कहिए खाना खाएगा। तो फिर आपको क्या महसूस होगा कि मुझे खाना खाना चाहिए। तो ये तुरंत क्या कर देगा, ये आपका गैस्ट्रिक जूस जो है आपका क्या, एससीएल को स्राव करना शुरू कर देगा। और जब एससीएल का स्रावण शुरू हो जाएगा तो आप खाना खाना शुरू कर देंगे, अर्थात आपको भूख लगेगी। यही क्या करता है, ये बताता है कि खड़े हो जाइए, अब भूख का टाइम हो गया है। भूख की घंटी, क्या है ये, भूख की घंटी, ग्रेलिन। तो समझ में आया पैनक्रियाज का कितना बड़ा काम है। देखो ये तीनों एंजाइम तो निकालता ही खाना पचाने के, यानी कि तो पाचन तंत्र का काम है। ये कौन सा पार्ट है इसका, पाचन तंत्र वाला। और ये कौन सा पार्ट है, हैंगर, जो आइलेट्स ऑफ हैंगर, सॉरी लैंगरहैंस है। ये किसका काम है, ब्लड को रेगुलेट करते हैं। और ब्लड को रेगुलेट कैसे करते हैं,
मैंने आपको बता दिया। सोमैटोस्टेटिन ब्लड रेगुलेटर, इंसुलिन अभी पढ़ाऊंगा आपको। ग्लूकागोन क्या करता है, रेगुलेट ब्लड शुगर, यानी कि आपके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। गामा सेल में पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये क्या करता है, ब्लड रेगुलेटर का काम करता है। और एप्सिनोल और आपका एप्सिलॉन सेल से क्या निकलता है, ग्रेलिन, और ये क्या करता है, ये बताता है कि खाना खाने का टाइम हो गया, खाना खाइए। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसको आगे चलते हैं लेके। अब क्या पढ़ेंगे हम, बीटा सेल के बारे में। पैनक्रियाज, एंडोक्राइन, बीटा सेल, इंसुलिन, हमें ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बीटा सेल और इंसुलिन के बारे में। देखो पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या है, एंडोक्राइन वाला पार्ट। पैनक्रियाज का कौन सा पार्ट, एंडोक्राइन वाला। बीटा सेल, उसकी बीटा सेल पे चले जाइए। जैसे पैनक्रियाज का कोई पार्ट है, ठीक है, तो इसमें ये क्या है, ये बीटा सेल है। बीटा का साइन ऐसे बनता है, तो ये क्या है, बीटा सेल। इससे क्या निकलता है, इससे इंसुलिन निकलता है। इससे क्या निकलता है, इंसुलिन। अब ये इंसुलिन क्या है, ये एक हार्मोन है। ठीक है, क्या क्या है, एक हार्मोन। ये क्या है, एक ये हार्मोन है। तो हार्मोन कहाँ से चलते हैं, हार्मोन ब्लड में बह के चलते हैं। डक्ट से क्या निकलते हैं, डक्ट से यानी कि नलियों से क्या चलते हैं, एंजाइम चलते हैं। ठीक है, तो आपको ये हार्मोन है, ये इंसुलिन हार्मोन, इसका काम क्या है, देखो ये आपकी शैल है, बॉडी की शैल। सिंपल, जैसे मान लिया ये हाथ है मेरा, तो इस ये हाथ में ये मेरी क्या अंगुली है, तो इसमें भी शैल है, तभी तो काम करती है ये। भाई ये क्यों हिल रही है, क्योंकि इसमें शैल है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, ग्लूकोज का पाचन हो रहा है इसमें। तो इसकी शैल में वो पाचन कराने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो आपका ग्लूकोज जाके किसके रूप में, हाइड्रोजन के रूप में जाता है, और ऑक्सीजन वहाँ उपस्थित है किसके किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, तो उसे जलाने का काम करता है। तो कैसे, ये शैल में जब रेस्पिरेशन होता है वहाँ इंसुलिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ इंसुलिन की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। देखो कैसे, ये आपकी शैल है, जैसे मान लिया ये शैल है, ठीक है, तो इस शैल को का ये गेट है, ये शैल का क्या है, ये एक दरवाजा है, ये वाला। ठीक, अब देखिए यहाँ से ब्लड होके जा रहा है, ये क्या होके जा रहा है, ये ब्लड की ब्लड वेसल्स हैं। और इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, और ब्लड का कलर कैसा होता है, चलो ठीक है जैसा भी होता है, हम इसमें ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्लड होके जा रहा है इसमें। ठीक है, अब ब्लड में आपका क्या है, ब्लड में इंसुलिन भी है, और भी दूसरे हार्मोन है सारे, ग्लूकोज भी है। ठीक है, तो ब्लड में यहाँ पे ग्लूकोज है, ब्लड में क्या है, ग्लूकोज दिख रहा है आपको, हाँ ब्लड में है आपका ग्लूकोज। और इसी ब्लड के ग्लूकोज में यहाँ पे आपका, यहाँ पे सेल में यहाँ इंसुलिन बैठा है, यहाँ कौन बैठा है, इंसुलिन। और ये क्या करता है, ये गेट खोलता है, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो गेट बंद ही रहता है। ठीक है, तो जैसे ही गेट खुलेगा इंसुलिन साइड हो जाएगा, और आपका ग्लूकोज अंदर चला जाएगा सेल में, और सेल में अंदर जाकर ग्लूकोज का पाचन हो जाएगा। और ग्लूकोज का पाचन होते ही वो किस में टूटेगा, हाइड्रोजन एनर्जी में। और हाइड्रोजन में टूटते ही यानी कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। तो फिर पीछे साथ साथ कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रही है ब्लड में घुल के, कहाँ से, Hb के साथ में मिलकर। तो वो ऑक्सीजन आएगी, और वो किसको जलाएगी, हाइड्रोजन को जलाएगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो फिर ब्लड में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ जाएगी, वापस चली जाएगी, और फेफड़ों से बाहर चली जाएगी। एक सिस्टम तो ये काम करता है। और इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का सीधा काम है आपके ग्लूकोज को पाचन करने का। अगर इंसुलिन की मात्रा कम है तब भी समस्या होगी, इंसुलिन की मात्रा अधिक है तब भी समस्या होगी। इंसुलिन अधिक बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज को ज़्यादा पचा लेगा, इंसुलिन कम रह जाएगा तो ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा बन के घूमता रहेगा, और आपको तब भी एनर्जी नहीं मिलेगी, कितना ही खा लेना। और देखो भूख कैसे लगती है, आपको ग्रेनिल ने सिग्नल दिया ब्रेन को कि एनर्जी नहीं पहुंच रही सेल को। तो जब सेल को एनर्जी नहीं पहुंचेगी तो क्या करेगा, सिग्नल देगा ब्रेन को, कौन, आपका ग्रेलिन। तो वो वहाँ से क्या करेगा, सिक्रीशन कर देगा HCl का, तो आपको भूख लगेगी, आपने खाना खा लिया। इंसुलिन है नहीं, खाना किस में टूटा, ग्लूकोज में टूट गया, ग्लूकोज में टूट के ब्लड में चला गया। अब ब्लड में घूम रहा है, इंसुलिन है ही नहीं, और जब इंसुलिन नहीं है तो क्या करेगा, वो सेल को एनर्जी नहीं देगा। जब सेल को एनर्जी नहीं देगा, आपकी बॉडी में एनर्जी घूम रही है, कार्बोहाइड्रेट घूम रहा है, लेकिन आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि इंसुलिन नहीं है, तो आपको सिग्नल जाता रहेगा। इसलिए
जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उन्हें बार बार भूख लगती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम क्यों लगती है। तो ये आपका क्या है, ये इंसुलिन है। तो इंसुलिन क्या करता है, यहाँ पे ग्लूकोज को पाचन कराने का काम करता है। कहाँ पे, सेल में। तो देखिए इंसुलिन, तो ये इंसुलिन की कमी से क्या होती है, डायबिटीज़ होती है, हो जाती है। और इंसुलिन की अधिकता से क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इंसुलिन की अधिकता से क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया, और कमी से क्या हो जाती है, डायबिटीज़, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, अब देखो समझो इस बात को, फिर से बता देता हूँ। देखो जैसे ये आपकी ब्लड वेसल है, ये है आपकी ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल में ब्लड जा रहा है, इस ब्लड में इसमें क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है। ये आपका ब्लड है, सारा भोजन इसी में ही है, ब्लड में ही। आपका कार्बोहाइड्रेट इसी में है, प्रोटीन इसी में है, इंसुलिन इसी में है, और दूसरा हार्मोन इसी में है, सारे ब्लड रेगुलेटर सब इसी में घूमते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, ठीक। अब इस सेल के गेट पे बैठा है, इस सेल के गेट पे बैठा है इंसुलिन। इस सेल के गेट पे कौन बैठा है, इंसुलिन। ये इंसुलिन अगर इसकी मर्जी है कि ये कितना ग्लूकोज अंदर जाने देता है, ठीक है। जैसे ही आपकी बॉडी में ग्लूकोज की एंट्री हुई, यानी कि सेल में ग्लूकोज भेजेगा, सेल ने कहा कि ठीक है पूरा होगा, ये गेट बंद कर देगा, अब ग्लूकोज नहीं जाएगा, ठीक है। आप खाना खाना बंद कर देंगे, अर्थात एनर्जी की पूर्ति हो गई है, ठीक है। तो अगर ये इंसुलिन यहाँ पे नहीं है, तो इंसुलिन नहीं है तो सेल ग्लूकोज को पाचन नहीं कर पाती। इंसुलिन होना जरूरी है ग्लूकोज के पाचन के लिए। तो ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन आपके ग्लूकोज के पाचन में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ग्लूकोज, सॉरी इंसुलिन, अगर ये इंसुलिन एक्सिस हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो बीमारी कौन सी होगी, हाइपोग्लाइसीमिया। क्योंकि ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर जाएगा, ये बहुत ज़्यादा जो ग्लूकोज है उसका पाचन करता रहेगा, तो ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी बॉडी में। लेकिन अगर इसकी मात्रा कम है, किसकी, इंसुलिन की मात्रा कम है, तो कौन सी बीमारी होगी फिर आपको, फिर होगी आपको डायबिटीज़। और डायबिटीज़ वैसे तो 2 प्रकार की होती है, लेकिन 4 टाइप भी होते हैं। एक प्री डायबिटिक सिस्टम होता है, और एक होता है जो प्रेगनेंसी में हो जाती है, गैस्ट्रिक डायबिटीज़ कहते हैं उसको। तो मैं अभी बता दूंगा गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ क्या होती है। तो इंसुलिन ने क्या काम किया, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। तो देखो ये कैसे काम करता है। अब देखिए पहले इसके डायबिटीज़ पढ़ा ना हमने, तो डायबिटीज़ के पार्ट पढ़ लेते हैं, यानी कि टाइप पढ़ लेते हैं, टाइप कितने प्रकार की डायबिटीज़ है। देखो टाइप ऑफ द डायबिटीज़, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 किसे कहते हैं, ये बच्चों और किशोरों में अधिक पाई जाती है, और किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है। ये कैसे होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जब डिसऑर्डर हो जाए, अव्यवस्थित हो जाए, तो आपको डायबिटीज़ होने की समस्या होती है। ये बहुत ही रेयर होती है, ये बहुत ही क्या है, ये रेयर डिजीज़ होती है, ठीक है। इसमें किसकी कमी हो जाती है, इसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो इसमें इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का। तो इसमें क्या लेना पड़ता है, इंजेक्शन। तो कोई व्यक्ति अगर इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है, पेट में लगता है इंसुलिन का इंजेक्शन, तो अगर वो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है तो समझ जाना उसको कौन सी डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो इसमें इंसुलिन की कमी होने के कारण क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी में घूमता रहेगा। मैंने क्या बताया, मैंने अभी क्या बताया, अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये आपकी ब्लड वेसल है। जैसे ये आपकी ब्लड वेसल है, तो इस ब्लड वेसल में क्या घूमेगा, इस ब्लड वेसल में ये ब्लड घूम रहा है। तो जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी, इंसुलिन डाउन हो जाएगा, तो इंसुलिन के डाउन होने से जो इसमें ग्लूकोज घूम रहा है, जो इसमें ग्लूकोज घूम रहा है उसका पाचन ही नहीं होगा, तो वो ऐसे ही घूमता रहेगा। तो ब्लड में क्या हो जाएगी, बहुत हैवी डायबिटीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो बाहर से इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन जाते ही इसमें इसकी जो सेल के रास्ते बंद पड़े हैं उनको सेल को खोलेगा, और जाते ही सेल को एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें ग्लूकोज को कम करने की गोली ले ली तो मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि सेल को वैसे ही नहीं पहुंच रहा आपका ग्लूकोज, और ऊपर से आपने ग्लूकोज को कम भी कर लिया बॉडी में। ज़रूरत इंसुलिन की है, ग्लूकोज को कम करने की नहीं। ग्लूकोज तो पहले ही बहुत मात्रा में घूम रहा है आपके ब्लड में। तो देखिए
तो ये क्या होता है, अब आपकी आती है टाइप 2 डिजीज़, जो आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 में क्या होता है, देखिए, दिस इज़ द कॉमन काइंड, ये एक कॉमन डिजीज़ है। अधिकतर लगभग 95% लोगों को जिनको डायबिटीज़ है उनको यही होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ ही। इसमें क्या होता है, देखो, इसमें इन टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, द बॉडी डज नॉट मेक इंसुलिन, यानी कि बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, या कम बनता है, या व्यवस्थित रूप से काम नहीं करता, कुछ भी हो सकता है। ये अधिकतर एडल्ट में होती है, बच्चों में नहीं होती। बच्चों में कौन सी होती है, टाइप 1 वाली। तो जब ये एडल्ट में क्या होगा, इंसुलिन कम हो जाएगा बॉडी में, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, आप इसकी दवाई वगैरह खाते हैं, थोड़ा इलाज करा लेते हैं, तो चीज़ें सही चलने लगती है। इसमें इंसुलिन बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आपको ब्लड की जो ग्लूकोज है उसको कम करके भी काम चला सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन धीमा काम करता है इसमें, ठीक है। तो अधिकतर 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इससे कोई समस्या इतनी बड़ी है नहीं, आप रनिंग करके चीज़ों को मैनेज करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ की कोई बीमारी नहीं होती, अर्थात ये टाइप 2 वाली की ये बीमारी है, यानी कि ये बहुत ही हैवी डिजीज़ है। और हाइपोग्लाइसीमिया देखिए बहुत ही खतरनाक होती है, उसको बताऊंगा अभी। इसमें जो थर्ड होती है, डायबिटीज़ थर्ड कहते हैं इसे, ये होती है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ का मतलब डायबिटीज़ तो आपको है नहीं, लेकिन आपको कभी कभी क्या हो जाता है, ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, यानी कि ग्लूकोज बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, वो फिर डाउन हो जाता है, वो फिर बढ़ रहा है, किन्हीं कारणों से बढ़ जाता है, डाउन हो जाता है। तो आपको ये प्री डायबिटिक स्टेज होती है, अर्थात डायबिटीज़ होने से पहली अवस्था में ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो ये भी एक प्रकार की प्री डायबिटिक डिजीज़ कह सकते हैं इसे। और है एक है गैस्टेशनल डिजीज़। गैस्टेशनल डिजीज़ क्या होती है, गैस्टेशनल डिजीज़ का मतलब होता है ऐसी डिजीज़, अर्थात ऐसी शुगर की समस्या, या ऐसी ग्लूकोजिक हाइपर ग्लूकोज की समस्या, या ऐसी डायबिटीज़ कह सकते हैं। ये क्या कैसे होती है, ये कभी कभी प्रेगनेंसी में हो जाती है। प्रेगनेंसी का मतलब है गर्भवती महिलाओं में। ये किस में होती है, गर्भवती महिलाओं में होती है। तो गर्भवती महिलाओं में होने से क्या होता है, जैसे ही उनकी डिलीवरी होती है फिर से ये नॉर्मल हो जाती है, अर्थात ये एक अस्थायी समस्या है। कैसी समस्या है ये, अस्थायी है। देखो क्या होता है, जब माँ के पेट में बच्चा पल रहा होता है तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की, एक्स्ट्रा ग्लूकोज की, एक्स्ट्रा फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो बॉडी क्या करती है, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा के रखती है, जिससे कोई समस्या पैदा ना हो भविष्य के लिए। तो उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, वो भी एक डायबिटिक सिस्टम ही है, यानी कि वो भी डायबिटीज़ से ही संबंधित है। जैसे ही डिलीवरी होगी माँ नॉर्मल हो जाएगी और डायबिटीज़ भी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी समस्या आती है गैस्टेशनल डायबिटीज़ की, किसी महिला को या किसी माँ को, तो क्या होता है, उसमें ऐसी संभावना बनी रहती है कि भविष्य में हो सकता है इनको डायबिटीज़ हो सकती है। ऐसी संभावनाएं होती है, ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, लेकिन फिर भी अधिकतर को हो जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए इससे आगे, हाइपोग्लाइसीमिया क्या है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है इसको समझिए। हाइपो का मतलब होता है कम, ग्लाइसीमिया आपका शुगर से है। हाइपोग्लाइसीमिया देखो, इट इज अ कंडीशन दैट अकर व्हेन द शुगर लेवल, यानी कि ग्लूकोज का लेवल इन द ब्लड आर टू लो, यानी कि बहुत कम हो जाए। जब ग्लूकोज की मात्रा, जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बहुत कम हो जाए, कहाँ, ब्लड में, जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है तो उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। अब देखो हाइपोग्लाइसीमिया इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन, ये बहुत डेंजरस कंडीशन है। कारण, इसका कारण ये है कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर जाता है। तो ये क्या है, सेल को एनर्जी मिल नहीं पाती, और आपकी जो बॉडी में ग्लूकोज है वो किस में बदल जाता है, वो यानी कि वो टूट जाता है। कहने का मतलब उससे एनर्जी नहीं मिल पाती सेल को। तो ग्लूकोज के, इंसुलिन के बहुत ज़्यादा एक्सिस होने की वजह से, देखो इंसुलिन के बढ़ जाने से ग्लूकोज कम हो जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी डाउन चली जाएगी।
और जब एनर्जी डाउन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है। ये बहुत ही रेयर डिजीज है और इसमें बहुत समस्या आती है। देखो, अंधापन हो जाता है, बेहोशी आ जाती है, उल्टी, बहुत ज़्यादा समस्या है इसमें। अधिकतर लोग अंधे हो जाते हैं इस डायबिटीज़ में। जिस डायबिटीज़ में लोग अधिकतर अंधे होते हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया ही होती है, ध्यान रखना। फटीग, बहुत ज़्यादा थकान, इरिटेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा मेंटल इरिटेट हो जाएगा आदमी। अनरेस्पॉन्सिव, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है। एक्सिस हंगर, बहुत अधिक भूख लगेगी। भूख क्यों लगेगी, क्योंकि जब सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो बार बार ग्रेलिन क्या करेगा, आपकी बॉडी को यानी कि आपके दिमाग को बार बार सिग्नल देता रहेगा, खाना खाइए खाना खाइए, आपको भूख लगती रहेगी। बहुत ज़्यादा फैटिंग, बेहोशी, बेहोशी आ सकती है। एक्सिस स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना, अचानक से पसीना आएगा तेज़ी से। नोजिया होगा, आपको जुकाम हो जाता है, उल्टी हो सकती है, ठीक है। ब्लर विजन, अंधापन हो सकता है, ब्लर विजन हो जाएगा, अंधापन। और अंधापन ही हो जाता है इसमें, क्यों, क्योंकि सेल यानी कि आंखों की जो सेल है वो भी काम नहीं करेगी, तो विजन कमजोर हो जाएगा, ठीक है। फास्ट हार्ट बीट, बहुत तेजी से हार्ट बीट बढ़ेगी आपकी, ठीक है। हार्ट पल्पिटेशन, यानी कि हार्ट पल्पिटेशन का मतलब कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, इस तरीके की समस्या, ठीक है। सेकिनेश और आपका एनेक्सिटी आर द सिम्टम्स ऑफ। एनेक्सिटी मतलब जो आपको मेंटल, यानी कि एनेक्सिटी का मतलब होता है इरिटेट में रहता है, आप आदमी उदास रहने लगता है, या एक ऐसी मेंटल कंडीशन एनेक्सिटी होती है, अवसाद में चला जाता है, उसे कहते हैं एनेक्सिटी होना। तो हाइपोग्लाइसीमिया भी किसकी कमी से होता है, इंसुलिन के बढ़ जाने से, और डायबिटीज इंसुलिन के कम होने से। डायबिटीज किसके कारण से, इंसुलिन के कम होने से। तो इंसुलिन कम होगा तो डायबिटीज होगी, और इंसुलिन अधिक हो जाएगा तो डायबिटीज का दूसरा पार्ट कौन सा है, हाइपोग्लाइसीमिया, वो हो जाएगा। तो इसमें अंधापन, इरिटेशन, ये बहुत बुरी समस्या है। तो इसलिए आज इतना ही रखते हैं, आपका हाँ हो गया इतना ही। तो आप अच्छे से समझ आया होगा, फिर से देख सकते हैं। बिल्कुल अग्नाशय से जो निकलने वाले एंजाइम और हार्मोन अच्छे से समझाए हैं, आप दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि उसको क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, अधिक से अधिक शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, और पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। नमस्कार, धन्यवाद।